जगह मिल गई। जगह तो मिल जाएगी और जगह बनानी पड़ती है। धक्का मारो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, आप तो क्यों ही लाते हो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, टीवी चालू है अंश। काका 8:10 के बाद किसी को अंदर मत आने देना, बाहर ही रहने दीजिएगा, है ना। उनको बैठना है तो उस क्लास में बैठने दीजिए, बट अंदर मत आने दीजिएगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना। मैम आएंगे जब मैम आपको बताएंगे क्या करना है। नहीं, लाइट भी बंद कर दो, अभी जरूरत ही नहीं है। मैम जब आएंगे ना, मैम बता देंगे आपको। गुड मॉर्निंग सर। क्यों सर? अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या है, मजा नहीं है वापस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या बात है, दिस इज द एनर्जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 बैच। आज का हमारा तीसरा दिन, 5 जून 2024। सो कल जो हुआ हम सब लोगों ने विटनेस किया। ये कहते हैं ना यार, किस्मत भी बड़ी कुत्ती चीज होती है और कभी भी कहीं पे भी किसी को भी धोखा दे सकती है। किसी एक का साइड नहीं लेंगे, बट अनबायस्ड डिस्कशन करेंगे 2-5 मिनट का। और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे सबक हमें सीखने को मिलते हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट ऑन यूट्यूब के व्हाट आर द लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम दिस इलेक्शन। जो ये इलेक्शन का रिजल्ट आया इससे, यार इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यूपी में एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ था। कितने लोग यूपी से हैं यहाँ पे? ठीक है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। मैं मेरी जिंदगी में कभी यूपी नहीं गया था। मैंने पहली बार यूपी में कदम रखा था 2021 में। 2 जनवरी 2021 को निशान सर के घर पे मैं गया था पहली बार। यूपी नहीं जाने का एक ही कारण था, बहुत लोगों ने डरा रखा था, उठा लेंगे, कट्टा होता है, ठोक देंगे, मार देंगे। मैं इसी कारण की वजह से पटना भी नहीं गया था। फिर पटना में तो मुझे लाइफ थ्रेट था जब मैं फर्स्ट टाइम गया भी था, तो बट स्टिल आई वेंट। मैंने कहा चलो मर भी गए तो शहीद कहलाएंगे। तो यूपी में मैं नहीं गया था। निशान सर ने कहा चिंता मत करो, हमारे घर में भी सब रखते हैं तो हम मैनेज कर लेंगे। यूपी में जब मैं गया तो मेरे जो माइंड में परसेप्शन था यूपी को लेकर वो बिल्कुल बदल गया था। और यूपी के लोगों ने, सब लोगों ने जिस तरीके से कहा, क्योंकि निशान सर की फैमिली में everyone are like super educated and they are in UP since generations. निशान सर के दादाजी जो हैं वो आई थिंक वकील या जज रह चुके हैं। निशान सर के पापा जो है वो इतने हाईली क्वालिफाइड और लर्नेड पर्सन है कि उनको सिर्फ देखकर मतलब अच्छे अच्छों की फट जाए कि यार इतना बड़ा स्टेचर है उनका। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा चुके हैं और शुचिता प्रकाशन नाम से पब्लिकेशन उनका चल रहा है कई सालों से। मतलब स्कैनर्स तो एक तरीके से एक जितना मैंडेटरी आईसीएम मॉड्यूल नहीं होता उतना मैंडेटरी एक तरीके से बुक है, हर कोई यूज करता है और अभी से नहीं हमेशा से। पर सब जनों ने एक ही चीज कही है, सब जनों ने एक चीज कही है कि यार जो चेंज हुआ है ना यूपी में वो अमेजिंग है। जिस तरीके से यूपी में एक पहले खौफ का माहौल होता था, डर का माहौल होता था, वो अब एक फ्री स्पीच का माहौल बन गया। इंसान कहीं पे भी फ्रीली घूम सकता है, कोई रिस्क नहीं है। ये चीज मुझे लगा चलो शायद थोड़ा बायस्ड ओपिनियन होगा। फिर मैं गया था लखनऊ एक मीटअप करने के लिए। लखनऊ में जब मैं गया था इट वाज 14th of August, अगले दिन 15 अगस्त था। पूरा के पूरा लखनऊ नहला दिया था तिरंगे से। हजरतगंज नाम का एरिया है, वहां पर मैं गया था और सारी चीजें मैंने देखी, लोगों से बात की एंड एवरीवन टोल्ड के यार ये यूपी वो रहा ही नहीं है जो पहले हुआ करता था। जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रशासन सुधर गया है, हम रात को भी अब बेखौफ होकर बाहर निकल सकते हैं। आई मीन आई कांट इमेजिन दिस स्टेटमेंट कि आजादी के 60-70 साल बाद भी कोई भारत का सिटीजन ये कहे कि हम भारत के किसी भी शहर के अंदर जो है हम रात को बेखौफ होकर बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन
योगी जी के आने के बाद जो प्रशासन, जो व्यवस्था यहां बनी, उसके बाद हम बेखौफ होकर बाहर निकल सकते हैं। अयोध्या के मंदिर का जो केस था, अगेन मैं कह रहा हूं, मैं किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक डिस्प्यूट की बात कर रहा हूं। वो जो एक डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट सॉल्व हुआ, मंदिर बना, और सिर्फ मंदिर नहीं बना, पूरी अयोध्या नगरी का जो विकास हुआ है वो एक मिरेकल है। वहां एक एयरपोर्ट आता है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, रोड्स बनते हैं, रेलवे स्टेशन बनता है, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा उद्घाटन समारोह होता है, देश दुनिया से, पूरे विश्व से, लक्ष्मीपति मित्तल जैसे पर्सन भी वहां आते हैं, पूरी दुनिया उसको देखती है। और उसके बाद में यूएई भी एक मंदिर बनाता है, हिंदू का मंदिर बनाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू का मंदिर। अब बताओ कितनी अमेजिंग चीज है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर इंडिया में नहीं है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर मुस्लिम देश में। मतलब दुनिया के कोई लोग हिंदू मुस्लिम के भेदभाव में बिलीव नहीं करते, शायद कुछ 2-3 देश छोड़ देते हो, वो भी हम इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड सो ऑन। लेकिन जिस इलाके में सबसे ज्यादा प्रगति होती है, उन्नति होती है, वहीं पे सरकार गिरा दी जाती है। आई डोंट नो, मतलब दिमाग काम नहीं करता है। इलेक्शंस होने से पहले कई इल्जाम लगाए गए कि ये जो इलेक्शंस है, ये इलेक्शंस बायस्ड है। आपने अगर सुना होगा तो यहां तक इल्जाम लगाया गया कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, फर्जी वोटिंग हो रही है, मशीन्स खराब है। कहां गए वो सारे क्लेम? कैसे हो गई मशीन्स खराब? अब हाउ इज इट बीइंग प्रूव्ड? आई डोंट थिंक ये तो अब इसके बाद कोई बोलने की, अब तो इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया जा रहा है कि यार इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत अनबायस्ड इलेक्शंस करवाए हैं। आई मीन जो भी पिछले 10 सालों में देश में हुआ है वो हम सब लोगों के नजरों के सामने है। सिंगल केस ऑफ करप्शन, ट्रस्ट मी, सिंगल केस ऑफ करप्शन नेवर हैपन इन लास्ट 10 years. दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि खाने के लिए आगे पीछे कोई होना चाहिए, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना पोता पोती है, तो किसके लिए पैसा खाया जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई इंसान 100% सही होगा, कुछ गलतियां भी हुई होगी, लेकिन हमारे देश की एक अलग पहचान बन गई थी, एक अलग नाम बन गया था। एग्जिट पोल्स ने भी उसको वैसे ही प्रेडिक्ट किया था, बट जो कल हुआ डिजास्टरस हुआ, मैन, डिजास्टरस। इवन दो गवर्नमेंट बन जाएगी, बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि अब ये जो सरकार है इसके गले में हमेशा तलवार लटकती रहेगी, कभी भी कोई भी धमकी दे सकता है। और माननीय श्री नीतीश कुमार जी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो भाई साहब, हाँ, मैं वही बता रहा हूं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो भाई साहब इतिहास भी शर्मा जाए। और कमाल की बात यह है, फिर भी वो इंसान कम हो या ज्यादा हो हमेशा सीएम बनते ही बनते हैं। बिहार में किसी और की सरकार हो ही नहीं सकती है सिवाय नीतीश कुमार जी के। हाँ, 9 बार, हाँ, मतलब सीरियसली। तो ये विचित्र है, जो कल स्टॉक मार्केट में हुआ वो कुछ नहीं था, वो लोगों का गुस्सा था। भले ही लोगों ने जनादेश दिया हो, वोटिंग किया हो, बट डू यू रियली थिंक एज ए यंगस्टर्स, एज ए न्यू इंडिया, डू यू रियली थिंक कि जो वोट्स आए हैं, जो वोटिंग में रिफ्लेक्ट हुआ है, दैट इज द ट्रू पिक्चर? क्यों नहीं लगता आपको? मैं एक सिंपल सा जवाब देता हूं, मैं आज मजबूर था, मैं वोट नहीं कर पाया, मुझे इस चीज का बड़ा दुख है। और मेरी तरह लाखों करोड़ों लोग हैं जो नहीं कर पाए वोट। मेरे ब्रदर इन लॉ वो स्विट्जरलैंड में रहते हैं, उनका वोट पुणे में गिरता है, वो नहीं कर पाए। मेरा वोट पुणे में होता है, मैं नहीं जा पाया, क्लासेस थी, कमिटमेंट थी, नहीं जा पाए ना, नहीं जा सके, आई कुडंट वोट। लेकिन वो जो एजुकेटेड सेगमेंट है, वो एजुकेटेड सेगमेंट के जो लोग हैं वो कहां बैठे हैं? स्टॉक मार्केट में बैठे। और कल स्टॉक मार्केट में उन्होंने अपना इमोशन एक्सप्रेस किया। कैसे एक्सप्रेस किया? स्टॉक मार्केट गिराकर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल बल्क सेलिंग की है, बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर बाइंग ऑन मिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट। They were buying on the fact that this, चलो 400 नहीं मिलेगा, but this government is going to win with majority. If BJP alone would have got majority, the picture would have been very different yesterday. 400 का तो चले एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। अब पंगा ये है
कि बीजेपी के अकेले के पास मेजॉरिटी नहीं है और साथ में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। और कल रात को या जो स्टेटमेंट्स कांग्रेस की तरफ से भी आए हैं, बहुत शॉपिंग हुई होगी और आज भी काफी शॉपिंग होने वाली है। ये शॉपिंग होने के बाद डेफिनेटली माननीय श्री राहुल गांधी जी तो डेफिनेटली चाहेंगे कि एक बार तो हमारे सर पे पीएम का ताज सजे, लेकिन मुझे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब मतलब हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे इस फैक्ट को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए कुछ लोग कह रहे हैं, एग्री कर रहे हैं कि चलिए मोदी जी वुड हैव नॉट बीन अ गुड कैंडिडेट, बट हु एल्स? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। हु एल्स if not Mr. Narendra Modi ji? Definitely it is not the other person whom we are considering, but who else? He is the, चलिए मैं कह रहा हूं हम लोग नहीं मानते, बट ये मानना पड़ेगा पूरी दुनिया के सबसे हाईएस्ट फॉलोड पॉलिटिशियन है वो। यूएस के प्रेसिडेंट को पीछे छोड़ के, यूके के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग को सबको पीछे छोड़ के दुनिया में सबसे ज्यादा रुतबा रखने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। जो उन्होंने किया है उसमें कोई दो राय नहीं। आई मीन जो गुजरात से है और गुजरात के एकता नगर को जानते हैं, तो गुजरात के एकता नगर में जो हुआ है वो चमत्कार से कम नहीं है। अरे लोग जानते नहीं थे एकता नगर को, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, डेफिनेटली अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट करने के लिए आपको कुछ लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। हम लोग पढ़ाई में भी बात करते हैं कि if there is only planning and no execution, will it be of any use? नहीं। तो अगर सरकार कोई प्लानिंग करेगी, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना चाहेगी, तो उनको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसको शायद नाम अडानी या अंबानी दे दिया जाए फॉर एग्जाम्पल। क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेस है, ये वो लोग हैं जिनके पास चीजें करवा के लेने की क्षमता है, कैपेसिटी है। ये वो लोग हैं जो, देखो खाता तो हर कोई है, ट्रस्ट मी, टेल मी कौन नहीं खाता है, बट खाकर अगर कोई काम करके दिखाए तब तो चीजें समझ में आए। क्राइम रेट इंडिया में कम हो गया, पिछले 10 साल में कोई टेरर एक्टिविटी नहीं हुई यहाँ पे। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे देश का नाम ऐसे ऊपर हुआ कि हम दूसरों के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आए। हमारा इकोनॉमी जो है, हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो दुनिया के टॉप 5 स्टॉक मार्केट्स में पहुंच गया यार। मतलब जो हम लोगों ने कमाया है वो मैग्निफिसेंट है, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट आया। आई रियली डोंट नो। सो देश के फ्यूचर के व्यू पॉइंट से तो भाई क्या ही कहा जाए, पता नहीं, ये तो अब बहुत अंधेरे वाली बात है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टर व्यू पॉइंट से इट्स एन अमेजिंग टाइम, इट्स एन अमेजिंग टाइम टू बाय, इट्स अ टाइम टू इन्वेस्ट, बिकॉज अभी स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गया और मुझे लगता है कि आज थोड़ा ऊपर रहेगा कल के कंपैरिजन से, बाकी तो अपनी क्लास में पता ही चलेगा, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा बिकॉज लोगों के इमोशंस हर्ट हुए हैं, सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। अगेन मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उससे। इलेक्शन के रिजल्ट कहते हैं कि नहीं, लेकिन यहां पर स्टॉक मार्केट कहता है हाँ, बिकॉज डिफरेंस पता है क्या दोनों में, द एजुकेटेड सेगमेंट एंड द अदर सेगमेंट हु हैव गॉन फॉर वोटिंग, दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। आई पर्सनली बिलीव, आई डोंट नो व्हाट आर द चैलेंजेस, डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस होंगे, बट मुझे पर्सनली ऐसे लगता है जिस दिन इंडिया में ई वोटिंग हो गया ना, द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जिस दिन इंडिया में ई वोटिंग हो गया उस दिन पहली बार ट्रू और ट्रांसपेरेंट रिजल्ट लगेगा। डू यू एग्री विद मी ऑल ऑफ यू? हजारों लाखों इंडियन एजुकेटेड लोग, आईटी प्रोफेशनल्स इंडिया के अंदर ही इधर उधर रहते हैं। अरे छोटे छोटे गांव कस्बे के लोग जॉब करने के लिए गुड़गांव, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, अलग अलग जगह जाते हैं। क्या उनको ऑफिस से छुट्टी मिलती है कि एक दिन के लिए वो वोट करने आ सके? क्या हर एक इंसान अफोर्ड कर सकता है कि वो 10, 20, 30, 40 हजार, 50 हजार रुपए की फ्लाइट की टिकट खर्चा करके वोट देने जाए? देशभक्ति अपनी तरफ है, लेकिन अपनी जरूरत है अपनी तरफ है, नहीं जा सकता। और ट्रेनों की हालत तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं टाइम पे सोचूं मुझे टिकट लेके वोट देने जाना है तो इम्पॉसिबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेटेड सेगमेंट है वो तो वोट कर ही नहीं पा रहा है। अगर वो वोट करता था तो यूपी में जो दुर्दशा हुई है
वो दुर्दशा कभी नहीं होती थी, isn't it? That would have never ever happened. बहुत नेगेटिव प्रोपोगेंडा भी चलाया गया इस बार। मैं ये कह रहा हूं कुछ गलतियां हुई होगी, आई एम श्योर आप लोग भी एग्री करते हैं कुछ गलतियां हुई होगी, बट इफ नॉट हिम देन हु, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन स्टिल राइज even after this term, because I think Modi ji ki age already 72, 74 कुछ already हो गई है. So I personally think that maybe this is the last time he can opt for the PM candidature. उसके बाद भी कौन, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. So हाँ जी, हाँ पार्टी ढूंढेगी सर. और ऐसा नहीं है, बीजेपी ने अपने अंदर भी बहुत चेंजेस किए थे यार, बहुत सारे पुराने लीडर्स अब तो दिखते ही नहीं है, बट या ऑल सेट एंड डन. चलिए कोई बात नहीं, होमवर्क किया कल सभी ने पक्का 100%. चलिए चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं. मैंने आपसे कहा था कि डेली जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज बना के लाऊंगा, और वो एमसीक्यूज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, एक एक कर टेस्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं. आप लोगों के सामने स्क्रीन पे एमसीक्यूज ये रहे. पहला एमसीक्यू गौर से देखिएगा, अपने दिमाग में आंसर बनाइएगा, ठीक है? रेडी ऑल ऑफ यू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट ascertainment, B cost control, C purchase of raw material, or D cost reduction? It is C, purchase of raw material. Very good. Number 2, all except following is a step of cost control. अब यहां उन्हीं को आंसर आएगा जिन्होंने कल आईसीआई का मॉड्यूल पढ़े होंगे. All except following is a step of cost control. ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझना. All except following मतलब 3 है और 1 नहीं है. Determination of a standard cost, measurement of actual cost, variance analysis and price negotiation agreements. The answer is price negotiation agreements. तो कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके ऊपर 4-5 स्टेप्स दिए गए थे मॉड्यूल के अंदर. 5 स्टेप्स है. पहला स्टेप होता है कि एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करो, फिर बाद में एक्चुअल कॉस्ट को मेजर करो, फिर दोनों को कंपेयर करो. चौथा, डू अ वैरिएंस एनालिसिस. वैरिएंस एनालिसिस, वैरिएंस का मतलब होता है वेरिएशन, कितना होना चाहिए था और कितना है, और फिर बाद में टेक करेक्टिव एक्शंस बेस्ड ऑन दैट. Question number 3, a detailed exercise carried to eliminate non-value added activities in pursuit of reducing cost is known as dash. ये भी आंसर सिर्फ उसी को आएगा जिसने कल आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ा है. द करेक्ट आंसर इज वैल्यू चेन एनालिसिस. तो जब मुझे कॉस्ट रिडक्शन करना है, जब मुझे कॉस्ट रिडक्शन करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस की अलग अलग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करूंगा, फिर उन एक्टिविटीज को क्लासिफाई करूंगा 2 टाइप में, एक वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज. वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज मतलब जिसकी जरूरत है, नॉन वैल्यू एडिंग मतलब फालतू एक्टिविटीज जिससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिससे कोई आउटपुट नहीं है, सिर्फ महज एक एक्टिविटी है. अब एक चीज समझना, हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट होगी. अब अगर मुझे कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को हटा सकता हूं? तो मुझे नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को हटाना पड़ेगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वैल्यू चेन एनालिसिस. वेरी गुड. नंबर 4, which of the following is oblique are the objectives of management accounting? A, prepare MIS reports. What is the full form of MIS? Management Information System. Prepare MIS reports. Number 2, provide data to management to take future decisions. Number 3, helps management in making policies in the organization. And D, all of the above. The correct answer is, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये कल हमारे चर्चा में आया था, डिस्कशन में आया था. मैंने आपको अभी भी कहा है, पहले भी कह रहा हूं, हर रोज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उस पे ऐसे एमसीक्यूज बनाकर शुरुआत में ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ना. क्लियर? इससे आपको पता चलता रहेगा. याद है मैंने कहा था हम लोग एक लाइन में खड़े हैं. आज मैं चेहरे देख के बता सकता हूं हम लोग एक लाइन में नहीं खड़े हैं. कुछ लोगों के चेहरों पे साफ वो शिकस्त दिखाई दे रही है, वो रिग्रेट दिखाई दे रहा है
कि यार कल मैंने क्यों नहीं पढ़ा, कल मैं कहां अटक गया था, काश मैंने पढ़ा होता था तो आज मैं भी आंसर दे पाता था। जब मैं वैल्यू चेन एक्सप्लेन कर रहा था ना, कुछ लोगों के एक्सप्रेशन कहां था, ये समझ में आ गया। यहां से सब दिखता है, ऊपर वाला सब देखता है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, आज एक और मौका मिलेगा, हर रोज ये रिग्रेट के साथ मत जीना, समझ में आया, हर रोज। चलिए, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, कम ऑन ऑल ऑफ यू, गो फॉर इट। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, फंस जाओगे। हाँ सर, कैसे, ठीक, बढ़िया। देखियो सज्जनों, भाइयों बहनों, सही विकल्प है डी। क्यों है डी? कल हम लोगों ने जाते जाते, छोटू कहां बैठ गए बेटा, दोनों छोटे छोटे, इधर आ जाओ ना आगे, दिख ही नहीं रहे हो मेरे को। हाँ जी, कल हमने जाते जाते एक चीज देखी थी, कॉस्ट मैट्रिक्स। क्या देखा था कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर? चलिए देखते हैं। कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने देखा था, यस, ये कुछ मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। क्लियर, पक्का? अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, तीनों के दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या? तुम हो तो हम है तो सब है, तुम नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रिया टिकटॉकिया, यहां फोकस करो, बातें बाद में कर लेना, बातों का बैकलॉग है पर क्लास का बैकलॉग उससे ज्यादा है, समझ गए? प्रिया बोल के बताओ मैंने क्या बोला अभी, टिकटॉक की स्टाइल में बोल के बताओ। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी आपका। अब जितना रेगुलर इंस्टाग्राम पे हो उतना रेगुलर आप क्लास में काहे नहीं हो प्रिया जी? चलिए वापस, तुम हो तो हम है तो सब है, तुम नहीं तो हम नहीं तो कुछ भी नहीं। ये है डेफिनेशन डायरेक्ट की, चाहे मटेरियल हो, लेबर हो या एक्सपेंस हो। मतलब वो मटेरियल, वो लेबर और वो एक्सपेंस जिसके बिना प्रोडक्ट बनाना नामुमकिन है, उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इन तीनों को जब एक साथ लेकर आते हैं तो क्या बन जाता है? प्राइम कॉस्ट। बचपन में साइंस में बहुत कुछ पढ़ा था, कुछ समझ नहीं आया, एक चीज समझ में आई, विटामिन। विटामिन संधि विच्छेद, वाइटल एमिन। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, एमिन मतलब एसिड्स, इंपॉर्टेंट एसिड्स, विटामिन। हैला, ये मतलब होता है इसका। वैसे ही यहां पर इसका मतलब समझना, प्राइम का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कॉस्ट, जिसके बिना प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब एक साथ लेकर आते हैं तो क्या बनता है? ओवरहेड। क्यों कहते हैं ओवरहेड? ये ओवरहेड नहीं होता है, ये ओवरहैंड होता है। करो ऐसे, ओवरहेड, करो ना, हेयर स्टाइल खराब नहीं होगी। ओवरहेड, ऐसा थोड़ी बोला, ओवरहेड ऐसा बोला क्या? ओवरहेड। क्यों ओवरहेड? ये हेड जो है, ये इसको कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट के सर पे जो बैठा है उसको कहते हैं ओवरहेड। ये चाय है, ये देखो, चाय चाय चाय, ये क्या है? चाय, पीने का नहीं, अधिकार नहीं। ये चाय जो है इसमें है डर्टी माइंड, देखो चाय जो है इसमें है मटेरियल। क्या है? मटेरियल। लेबर भी लगा इसमें अब मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस के बाद ये चाय बन गया 10 रुपए का टपरी पे, क्योंकि बैठने को जगह नहीं है, एसी वेसी नहीं है। ये देखो डाला एसी, ये लगाया सोफा, ये लगाया 10,000 रुपए का कप, ये महंगा वाला वेटर है ना, ये एयर कंडीशन होटल। ये सबसे क्या चाय का रेट नहीं बढ़ जाएगा?
तो ओवरहेड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट सिट्स ऑन द हेड ऑफ द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब नया डेफिनेशन आज पढ़ना पड़ेगा, हर तरीके की कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है देखेंगे। तो एक चीज समझ में आ गई, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स इक्वल टू टोटल। ठीक है, मेरी हेयर स्टाइल इसके जैसी होगी। अब देखो, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब ये ओवरहेड जो है ना, ये 4 टाइप्स के होते हैं। कहीं पे ऐसे सुमड़ी में 4 एरो बना दो, हाँ ऐसा, ये ऐसे, बहुत बढ़िया। हाँ, 4 एरो बना दो। ये तीनों छोटू वापस लंबू के पीछे जाकर ही बैठी। आप लोग फर्स्ट बेंच पे क्यों नहीं बैठते? हाँ, यहां पर हवा नहीं आती। वाह, इतनी सी हवा चाहिए आपको, पता है इतनी सी। अगर जामुन भैया 10-10 मिनट से फूंक भी मार देना, एसी से ज्यादा ठंड लगेगी आपको। जामुनी हवा, बहुत बढ़िया। लेकिन सभी जने, अब ये ओवरहेड जो है ना, इसको 4 कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे। मतलब अभी हमारा मेन डिस्कशन पूरा ये कॉस्ट मैट्रिक्स पे होने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, ये कॉस्ट मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारा पूरा सिलेबस है। समझने की कोशिश करते हैं ना। प्रिय, इतनी मेहनत तो किए नहीं हो जितना पानी पी लियो क्लास में आने के बाद। बोल मैं रहा हूं, प्यास आपको ही लगे जा रही है, बताइए। ओ सर, यू नो इट इज फॉर माई स्किन। ओ, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले इन चीजों को समझते हैं। कल हम लोगों ने क्या बनाया था? पिज्जा, है ना? भूल गए क्या? पिज्जा, ये देखो, ये देखो, हाँ, इतनी सारी चीजों के साथ पिज्जा बनाया था। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल हमने आइडेंटिफाई किया था। पहले सिर्फ इनके एग्जांपल्स लेते हैं, इनको अच्छे से समझते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ठीक है, पिज्जा का डो डायरेक्ट मटेरियल है, पिज्जा बेस डायरेक्ट मटेरियल है, चीज डायरेक्ट मटेरियल है, सॉस डायरेक्ट मटेरियल है, टॉपिंग्स डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल में आ गया टिश्यू पेपर, जिसकी जरूरत नहीं है, कार्टन बॉक्स हो गया। ठीक है, और हाँ, स्टिकर्स हो गए, ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। अच्छा, अब पिज्जा को छोड़कर कोई एग्जांपल लेते हैं। आप लोग अपने दिमाग में सोचेंगे, मैं रैंडमली किसी को भी पूछूंगा। समझ में आ रहा है? रैंडमली किसी को भी मैं पूछूंगा, आप अपने दिमाग में बनाइए कोई एक इंडस्ट्री, उसको डायरेक्ट इंडायरेक्ट लेके। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट क्या है? डायरेक्ट। ईट क्या है? स्टील क्या है? लेकिन भाई साहब, वो जो ब्रोशर मिलता है ना, प्रोस्पेक्टस जैसा, जिसमें से सपनों का फ्लैट दिखाई देता है, वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर के लिए चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, शक्कर, दूध मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? नहीं सर, हमारे फ्लैट के दीवार में चाय पत्ती लगी हुई है, ऐसा होता है? नहीं। तो डायरेक्ट मटेरियल हुआ? नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल। इस एंगल पे सबको एक एक एग्जांपल सोच के रखना है। आपको मिलते हैं 30 सेकेंड। बेटा हसमुख ज्यादा मत घुमा, निकल के आ जाएंगे बाहर। हाँ जी सर, आपसे शुरू करते हैं। एक एग्जांपल, उसका डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल बताइए। सर कुछ भी, लीगल इलीगल दोनों चलेगा। हाँ, ओके, ओके, एक सेकेंड। आंसर सुना सबने इसका? आपकी आवाज नहीं पहुंची वहां तक, वापस जोर से बोलो, एकदम बुलंद होकर। ओके, ओके, हाँ, सिमरन, सिमरन, मैं चाहता हूं कि आप इसके आंसर को ऑब्जेक्ट करें। बताइए, ये जो कह रहा है वो सही है या गलत है? आवाज नहीं आ रही है? वाह, खेतों में आवाज आती है, यहां आवाज नहीं आती है। बताइए जरा, किसको आवाज आई भाई? कहां तक पहुंची? आप तक पहुंची आवाज इसकी? हाँ, आप ऑब्जेक्ट करें इसके आंसर को।
मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को इनका आंसर बता देता हूं। भैया जी का आंसर है, मैं जो लैपटॉप यूज कर रहा हूं वो डायरेक्ट मटेरियल है, और इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। भैया जी का ये आंसर है। नहीं नहीं सर, देखो आप चेंज नहीं करने का। नहीं नहीं नहीं। हाँ सर, अब आप बताएं, आंसर बताएं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट अ मटीरियल। ओके, एंड लैपटॉप। भगवान है कहाँ रे तू, लल्ला ये एसेट है, ये एसेट है, ये मटेरियल नहीं है। इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। मैंने एग्जांपल किस चीज का मांगा? मटेरियल। चलो कोई बात नहीं। शुक्ला जी, अरे बैठ के, इतना सम्मान तो आज तक कोई नहीं दिया मैं। डायरेक्ट बताना बहुत आसान है, मैं इसीलिए तो ये एक्सरसाइज कर रहा हूं। एक एक्टिविटी, एक बिजनेस जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चाहिए। शुक्ला जी कोई बात नहीं। शिंदे जी, शिंदेवाड़ी, हाँ क्या होता है रेस्टोरेंट में? फूड। ओके ओके, हाँ जय बात, शिंदेवाड़ी का जवाब सही है। रेस्टोरेंट के केस में जो खाना पीने का स्टॉक होता है वो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन जो बिल बनाते हैं उसमें जो पेपर यूज होता है वो मटेरियल है, एक्सपेंस नहीं है। वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। बहुत बढ़िया सर, अंश भाई गो फॉर इट। नहीं नहीं, मटेरियल का ही देना है ना, अकाउंट्स में कॉस्टिंग का तो लिख के नहीं आ सकते, वो बहुत। भूमि जी हो गया, नाम सेम है, एग्जाम्पल सेम नहीं हो सकता। हाँ कुछ और, कुछ खाना पीना जो भी। अच्छा, एक जने ने एग्जाम्पल दिया है, ताऊ जी बताएंगे सही है कि नहीं है। यूट्यूब पे एक बच्चे ने एग्जाम्पल दिया है, गोलगप्पे के केस में पानी और पूरी डायरेक्ट मटेरियल है, सूखी पूरी इनडायरेक्ट मटेरियल है। एग्री करते हो कि नहीं ताऊ जी? आपके आंसर समझ नहीं आ रहे हैं, आप स्पष्ट बोले। दोनों डायरेक्ट है। निखिल भाई आपका आंसर गलत है, सूखी पूरी भी डायरेक्ट मटेरियल है। अब अगर आप कहते हैं भैया पानी पूरी पार्सल करके देना, तो पार्सल में जो थैली वैली यूज होगी ना, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। मैं नहीं पीता हूं, पर जो भी सेवन करते होंगे इसका। सिगरेट, सिगरेट में क्या कैसे बनती होगी सिगरेट? मैं जितना देखा है, एक पेपर होता है ऊपर, अंदर तंबाकू का पाउडर होता है, एक स्पंज का टुकड़ा लगा होता है। ये सब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। वो जो बॉक्स में पैक होता है वो इनडायरेक्ट हो, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। सही बात है, समझ में आ रहा है? सिगरेट खुली भी तो मिलती है ना, इनडायरेक्ट हो गया। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? मतलब यू नीड टू थिंक ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स where what is direct material, what is indirect material. We are going to take 3 business case studies to identify all the 3 direct indirect. but पहले मैं सिर्फ आपका दिमाग चलाने पे आपको मजबूर करता हूं। अब मैं आता हूं लेबर पे। 30 सेकेंड है, सोचिए कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक बिजनेस का एग्जाम्पल जहां पर आपको बताना है सर ये डायरेक्ट लेबर है और ये इनडायरेक्ट लेबर है। गो फॉर इट। हसमुख भैया लेबर का एग्जांपल दीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। गो फॉर इट। खड़ा कर दूंगा भाई, ये नो 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 नहीं। अब नो बोले, गलत आंसर बोले तो मुर्गा बन जाएंगे। हाँ जी मैडम, छोटू छोटू छोटू। बिल्कुल सही जवाब है। रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया है मैडम ने। शेफ क्या है? डायरेक्ट लेबर। अच्छा, वेटर क्या है? जो बिल बना रहा है वो क्या है? बाहर वॉचमैन जो खड़ा है दरवाजा खोलने के लिए बंद करने,
इनडायरेक्ट लेबर। आप समझ रहे हो, ये सब कौन है, इनडायरेक्ट लेबर। बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया, टेक सम एग्जांपल। सर आप ट्राई करना चाहेंगे, आज आपका पहला दिन है, ट्राई करिए, मतलब नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, कोई भी धंधा कोई भी बिजनेस, उसमें डायरेक्ट कौन है इनडायरेक्ट कौन है। डॉली चाय वाला डायरेक्ट लेबर। अब सपोज उसके यहाँ पे वेटर रखे जाते हैं, तो वो वेटर क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। चलो खाने पीने से थोड़ा ऊपर आओ, कोई और एग्जांपल है किस। हाँ एक सेकेंड जामुन भैया। हाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हाँ अच्छा, इंजीनियर डायरेक्ट, वॉचमैन इनडायरेक्ट। वॉचमैन निश्चित है। हाँ जी सर। हाँ कारपेंटर। हाँ हाँ सेल्समैन, बिल्कुल सही जवाब है। फर्नीचर का शोरूम है, फर्नीचर बनाने वाला खाती मिस्त्री कारपेंटर डायरेक्ट लेबर, उसको बेचने वाला इनडायरेक्ट लेबर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आयुष भाई, हाँ एकाग्रता के लिए मैं डायरेक्ट लेबर और काका इनडायरेक्ट लेबर, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए 30 सेकेंड, थिंक एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। फैक्ट्री में जो काम करते हैं, जो वॉचमैन होता है वो इनडायरेक्ट। बिल्कुल सही कहा हर्षिता, वेरी गुड, अमेजिंग रिस्पॉन्सेस ऑल ऑफ यू, अमेजिंग रिस्पॉन्सेस। थिंक अबाउट इट, एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल देना है, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट। बिफोर यू गिव एन आंसर, लेट मी टेल यू, एक्सपेंसेस इंटेंजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि बिजली, प्रकाश, रोशनी, ज्योति, आरती, पूजा, दिव्या, अर्चना। हाँ जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, तैयार हैं आप आंसर के लिए। हाँ हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, सबको सुनाई देना चाहिए। आवाज आ रही है प्रिया आपको इसकी? जो आया था, बाकी बीच में रटक गया। तो लेबर को क्या झटका देते हैं बिजली का? तो वहां कहा सुपारी निकाल के बोलो, मैं समझ नहीं आ रहा क्या बोलना क्या चाहते हैं। अपने आइडियाज को स्पष्ट करो। देखो मैं अभी बता रहा हूं, एक्सपेंसेस में स्ट्रगल करोगे। हाँ जी सर। हाँ पानी तो मटेरियल है, पानी तो मटेरियल है, लेकिन आपके एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूं। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस देखते हैं। अब डोमिनोज का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था। पिज्जा का जो अवन है, अवन को चलाने के लिए जो बिजली चाहिए वो डायरेक्ट है, लेकिन जहां हम बैठकर पिज्जा खाते हैं वहां पर जो एसी लाइट चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, इनडायरेक्ट। अरे यार थोड़ा सा अपने बचपन में जाओ ना यार, ट्रेडिंग अकाउंट में आता था पावर एंड फ्यूल, और पीएनएल में आता था इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है? एक्सपेंसेस है भाई। वाटर समझ में आ गया, वाटर का टेंजिबल इफेक्ट होता है। अच्छा वाटर को ठंडा करने के लिए, अबे पहले रेस्टोरेंट को तो ठंडा कर लो। जनरल लाइटिंग क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ऑन जनरल लाइटिंग इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सोचिए। और हाँ बिल्कुल सही है। डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स यूज्ड ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर is a direct expense. Depreciation on other assets, office assets is an indirect expense. थोड़ा डीप डाइव करोगे ना, सीए फाउंडेशन में एक टॉपिक पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा था। याद करो, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में गया था,
और ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में गया था। समझ में आ रहा है? यहां एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिया अग्रवाल का। रेस्टोरेंट में जो गैस है वो डायरेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट। हाय बेटा, कहना क्या चाहते हो? एक सेम एग्जाम्पल रखना है। फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट, ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फैक्ट्री रेंट जो है वो अपने आप में एक्सपेंडिचर जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट का मतलब, फिर समझना, रुक रहा एक सेकेंड। डायरेक्ट का मतलब है जिसके बिना प्रोडक्ट संभव नहीं है। जैसे कि डोमिनोज के केस में हमने कहा अवन की इलेक्ट्रिसिटी, उसके बिना प्रोडक्ट संभव नहीं है। आप समझ रहे हो? वो भी हम देखेंगे, वैसे एग्जांपल्स आएंगे, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अलग कैटेगरी में जाएगा। अब चलिए, हो गया ना बेटा? हाँ, अब अपन एक काम करते हैं, 3 के स्टडीज लेते हैं, उसमें डिस्कशन करते हैं, फिर टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स में जाएंगे। ठीक है? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पिकअप करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पहले धंधे को समझ लो, बिजनेस को समझ लो। धंधा और बिजनेस यहां पर क्या है, फोकस करिएगा सभी जने। आयुष भाई फोकस करो। यहां पर बिजनेस ये है कि एक बिल्डर है, वो एक साइट लेकर उस साइट को डेवलप कर रहा है, उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। खुद से करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में कवर नहीं होते हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अकाउंट्स पढ़ लेने का। अब वो खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वहां पे मॉल बना रहा है, कमर्शियल बना रहा है और उसको बनाकर बेच रहा है। अब आप लोग देखो कि इस बिल्डर के लिए, इस बिजनेस के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा। सबसे पहले आते हैं मटेरियल पे। अब ये बंदे ने क्या किया, ध्यान से देखना। इस बंदे ने जो इसकी कंस्ट्रक्शन साइट थी, आई एम श्योर आप सब लोगों ने ऐसी टिपिकल कंस्ट्रक्शन साइट्स देखी होगी। यहां पर बिल्डिंग का काम चल रहा है, अभी पूरी तरह बिल्डिंग्स बनी नहीं है, है ना? यहां पर वो एक सेल्स ऑफिस ओपन करता है। देखा है आपने? ये जो सेल्स ऑफिस होता है, यहां बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ होता है, एक आधा सैंपल फ्लैट बना हुआ होता है, ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज, यू नो, चाय कॉफी का इंतजाम, बढ़िया लेविश सोफे लगे होते हैं। अंदर जाते ही आपको ब्रोशर मिलता है। मैं आपको सिर्फ बिजनेस एक्सप्लेन कर रहा हूं, विजुअलाइज कीजिएगा। ब्रोशर्स मिलते हैं। अच्छा, यही सेल्स ऑफिस के पास में एक और ऑफिस बना होता है, ये होता है इनका एडमिन एंड अकाउंट्स ऑफिस। ये एडमिन एंड अकाउंट्स ऑफिस जो होता है, यहां पर पता है क्या होता है, पूरा अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है। अब ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है, यहां साइट पे बहुत सारा मटेरियल आएगा, मटेरियल का पेमेंट करना होगा, वो पेमेंट इस ऑफिस से होता है। जो लेबर आएगी, लेबर का पेमेंट करना होगा, कहां से होगा? इस ऑफिस से होगा। जितने भी कस्टमर हमारे साइट में फ्लैट दुकान बुक करेंगे, उन सब की फाइल्स कहां मेंटेन होगी? इस ऑफिस में मेंटेन होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? तो अब मुझे यहां पर अपने बिजनेस के 3 सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से समझना। 3 सेगमेंट। ये वाला जो एरिया है जहां पर मेन कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये हो गया पहला सेगमेंट। दूसरा ये वाला सेगमेंट जहां मेरा ऑफिस है, और तीसरा जहां मेरा सेल्स हो रहा है। डू यू एग्री विद मी? पक्का? अब आते हैं मटेरियल पे। तीनों जगह पे मटेरियल यूज होगा, लेकिन कुछ होगा डायरेक्ट, कुछ होगा इनडायरेक्ट। ईट, रेती, सीमेंट, ये सब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। प्लंबिंग का मटेरियल, टॉयलेटरीज का मटेरियल, टाइल्स हो गया, ये सब के सब इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये सब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। क्यों डायरेक्ट मटेरियल है? बिकॉज ये आपके मेन प्रोडक्ट को बनाने में यूज आएगा। आपका मेन प्रोडक्ट क्या है? बिल्डिंग बना रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या किया है, यहां पर एक सेल्स ऑफिस बनाया जिसमें आपने बढ़िया सा ब्रोशर रखा। आपने देखा है बिल्डर के ब्रोशर्स बहुत बढ़िया होते हैं। कभी कभी तो देखता ब्रोशर ही 1000 रुपए का होगा, इतने खूबसूरत ब्रोशर्स बनाते हैं। ये ब्रोशर भी मटेरियल है। मटेरियल कैसे? पहली चीज आइडेंटिफाई करने का कि मटेरियल लेबर ओवरहेड। मटेरियल मतलब टेंजिबल इफेक्ट होता है, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग होता है। टेंजिबल इफेक्ट बट अ नॉन लिविंग बीइंग। ठीक है? ब्रोशर इज अ मटेरियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। व्हाई इनडायरेक्ट? बिकॉज उसका वन ऑन वन रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल्स बस दिमाग में रखने का, नहीं तो कहीं ना कहीं लिख के रख लेने का कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्लेन किया था। ठीक है? अभी समझ लो, पूरी तरह यहां फोकस चाहिए। ठीक है? जो आपका ये सेल्स ऑफिस है और जो ये एडमिन ऑफिस है, यहां पर चाय कॉफी की मशीन लगाई है,
मशीन के अंदर जो पाउडर यूज होता है ना, वो मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मत बोलना, डायरेक्ट मतलब जो बिल्डिंग में लगता है वो मटेरियल है क्या? ये नहीं, ये कौन सा मटेरियल है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। कई सारे पेपर्स यूज होते हैं, मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। ये ऑफिस अकाउंट्स ऑफिस के अंदर फाइल्स यूज होती है, फाइल, स्टेशनरी आइटम, ये सब मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ में आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भेद? समझ में से आया? पक्का? कोई भी डाउट, किसी भी तरीके की कोई शंका गुंजाइश? 100%। अब आते हैं लेबर पे। लुंगी, बनियान, पसीना, तगारी, गमछा, ईट, एब्स ये जो लेबर है, जो मजदूर काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे, लेबर। कौन सा लेबर है भाई साहब? अगर वो छुट्टी पे चल जाए ना, काम बंद हो जाएगा। मैंने क्या समझाया था कल की क्लास में? कॉस्टिंग के अंदर हर एक इंसान मजदूर है। एकाग्रता के लिए मैं भी मजदूर हूं, कंपनी के लिए हर डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ सब मजदूर है इन कॉस्ट अकाउंटिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो डायरेक्ट लेबर है। अच्छा, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे यहां पर गेट बनाए, गेट पे एक वॉचमैन खड़ा है, डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर? क्यों इनडायरेक्ट लेबर? सर, ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। आर्किटेक्ट कौन है? डायरेक्ट है, डायरेक्ट लेबर है। इंजीनियर कौन है? कंपनी का डायरेक्टर कौन है? क्यों इनडायरेक्ट है? इंटीरियर डेकोरेटर कौन है? सेल्स पर्सन कौन है? द ब्यूटिफुल गर्ल्स एंड द हैंडसम बॉय। क्यों इनडायरेक्ट है भाई? अकाउंटेंट, चाय पिलाने वाला राजू, राजू, समझ में आया? क्लियर हुआ? मतलब हर वो पर्सन जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे इन्वॉल्व है, जो खुद कंस्ट्रक्शन कैरी कर रहा है, वो क्या है? डायरेक्ट। ट्रक ड्राइवर जो मटेरियल लेके आ रहा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, वो सप्लायर की ड्यूटी है ना भाई। मेरे लिए तो कंस्ट्रक्शन मेरा बिजनेस है, तो डायरेक्ट लेबर मतलब जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। बाकी सब कौन है? क्लियर हो गया? कोई भी डाउट? पक्का? दिमाग खुल रहा है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। ऐसे ग्रुप में बैठ के 2-3 एग्जांपल्स किए ना, क्लियर हो जाएगा। लेंगे हम लोग। तीसरा, एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या? देखो, मटेरियल का क्या बताया? टेंजिबल होता है, नॉन लिविंग बीइंग होता है। लेबर का क्या होता है? टेंजिबल होता है और लिविंग बीइंग होता है। समझ में आ रहा है? एक्सपेंसेस कैसे होते हैं? इनटेंजिबल होते हैं। और लिविंग बीइंग का तो सवाल ही नहीं है, नॉन लिविंग बीइंग। इनटेंजिबल, नॉन लिविंग। अब आते हैं एक एक करके। कंस्ट्रक्शन साइट पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। आपने देखा टेम्परेरी लिफ्ट बनी होती है ऊपर नीचे, तो उस लिफ्ट को चलाने के लिए बिजली कंज्यूम होती है। बहुत सारे क्रेन्स, मशीन्स होते हैं, उसके लिए बिजली कंज्यूम होती है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर ऑल दीज इक्विपमेंट्स इज डायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सेल्स ऑफिस जो है ना, यहां पे जबरदस्त एसी लगा है। अब वहां बेचारा मजदूर काम कर रहा है गर्मी में, लेकिन यहां एसी लगा है। एसी पे जो बिजली लगी है, इनडायरेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त यार, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। पहले हो गया बिजली का। अब आते हैं दूसरा, और एक्सपेंस होता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जो कंस्ट्रक्शन साइट के इक्विपमेंट्स पे लग रहा है, वो क्या है? डायरेक्ट है। जो एडमिन ऑफिस में और सेल्स ऑफिस में लग रहा है, वो क्या है? समझ लो, इतना डिटेल में घुस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझना पड़ेगा। एक्सपेंसेस के और बहुत ज्यादा एग्जांपल ले नहीं सकते हो। रेट्स एंड टैक्सेस ले लो। रेट्स एंड टैक्सेस जो कंस्ट्रक्शन फ्लोर पे लग रहा है, जो दूसरी जगह। एक सेकेंड सर, म्युनिसिपल टैक्सेस, रुकना, म्युनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंस है, इज इट मटेरियल? नहीं सर, मैं छू के आया हूं म्युनिसिपल टैक्स को, अभी आज हैंडशेक किया हमने। नो। इज इट लेबर? सर हमारा वी जस्ट हैड अ ब्रेकअप। नो, इट इज एन एक्सपेंस। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस कौन सा एक्सपेंस? अब एक समझना,
म्युनिसिपैलिटी पूरी जमीन का आपसे टैक्स लेगी। सोचो क्या। म्युनिसिपल एक्सपेंसेस શું છે? મ્યુનિસિપલ એક્સપેન્સીસ શું છે? खुशी, क्या आंसर? पूरा? हाँ सर। आप पता है खिड़की के पास क्यों बैठते हो? ताकि गलत जवाब दिए वहीं के वहीं निकल लो। पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे होगा खुशी? अब यहां आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है। ध्यान से सुनना, म्युनिसिपल टैक्सेस इज कंप्लीटली इनडायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाई? लेट मी टेल यू। अब आप अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से सोचोगे तो हाँ, जितना प्रोडक्शन फ्लोर का, इतनी जमीन का जो है वो जाएगा डायरेक्ट में, बाकी का जाएगा इनडायरेक्ट। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है दोज एक्सपेंसेस विच आर चार्ज्ड डायरेक्टली टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हम देखेंगे। बेटा सिंपल भाषा में बात इतनी है कि वो खर्चे के बिना अगर वो प्रोडक्ट संभव नहीं है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं तो इनडायरेक्ट। बट अगेन देयर इज अ सब्जेक्टिविटी, वी विल टेक डिसीजन फ्रॉम केस टू केस बेसिस। जैसे हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में लेते थे, कब कैपिटल होता था, कब रेवेन्यू होता था। समझ में आया? एक और एग्जांपल, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड ऑन मटेरियल, ब्रिक, सैंड, स्टोन, सीमेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस। जो हमने ब्रोशर्स प्रिंट करवाए थे ना, बहुत हैवी थे, वो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर हुआ? रियली स्पीकिंग दोस्तों, एक्सपेंस का बहुत बड़ा रोल है नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। मेजरली जो भी चीजें होती है या तो वो होगा मटेरियल या फिर वो होगा लेबर। और वैसे भी जब मैं ये पूरा तामझाम कंप्लीट करने के बाद आऊंगा और पूछूंगा व्हाट आर द 3 कॉस्ट एलिमेंट्स, इट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। इट इज नॉट एक्सपेंस। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स। ये स्टार्ट होता है मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस के साथ, पर ये एंड होगा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के साथ। क्योंकि जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, जितना भी इनडायरेक्ट लेबर है और जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तीनों एक साथ में कहां आता है? ओवरहेड्स में आता है। ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। 2 और एग्जांपल्स लेने हैं। पहला कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हुआ, फटाक से आते हैं होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आते हैं। रेस्टोरेंट, डायरेक्ट मटेरियल सब्जियां, दूध, ड्राई फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स। इनडायरेक्ट मटेरियल टिश्यू पेपर, बिल के लिए जो स्टेशनरी यूज होती है वो, है ना। और मटेरियल क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, वो स्ट्रॉ, है ना। इनडायरेक्ट मटेरियल, डिस्पोजेबल आइटम्स जो यूज होता है वो भी मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर हो गया? अब आते हैं लेबर में। शेफ डायरेक्ट लेबर, बाकी सब इनडायरेक्ट। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। देखो बिजनेस अगर आप इजी बिजनेस लोगे तो इजी लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस लोगे कॉम्प्लिकेटेड। अपन 3 टाइप के बिजनेस लेने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं बेटा कटलरी पॉट क्या बोल रहे हैं भाई, ये एसेट है। कहां जा रहे बेटा? मटेरियल को बाइफरकेट करना। बेटा मटेरियल का मतलब होता है जो कंज्यूम होता है। आप जो कटलरी बोल रहे हो या भैया जी ने जो लैपटॉप बोला था, ये मटेरियल में नहीं आएगा, किस में आएगा? एसेट में आएगा। क्योंकि देखो मटेरियल मतलब क्या? जो मेरे कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ जाता है, प्रोडक्ट के साथ जाता है। मैं लैपटॉप साथ में देता हूं क्या? नहीं भाई, समझ रहे हो? वेरी इंपॉर्टेंट, वो एसेट है। अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन द किचन, डायरेक्ट एक्सपेंस। आउटसाइड द किचन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इन द किचन फॉर द किचन मटेरियल, डायरेक्ट।
बाकी बाहर का इनडायरेक्ट। डेप्रिसिएशन इन द किचन डायरेक्ट, बाहर का इनडायरेक्ट। क्लियर हो गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड इंडस्ट्री। द फीस पेड टू एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, डायरेक्ट लेबर। द फीस पेड टू डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्ट लेबर। एवरी पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ अ मूवी, चाहे वो सिंगर्स हो, स्पॉट बॉयज हो, लाइटमैन हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हो, एडिटर्स हो, लाइटमैन, ये सब लोगों को जितना सैलरी जा रहा है डायरेक्ट लेबर। जो प्रमोशन वाली टीम होती है वो क्या है? इनडायरेक्ट। जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करके एक नेटवर्क बनाती है वो क्या है? इनडायरेक्ट। जो टिकट सेल करती है इनडायरेक्ट। जो कलेक्शन करती है इनडायरेक्ट। अकाउंटिंग स्टाफ, ऑडिटिंग स्टाफ किस में आएगा? इनडायरेक्ट में आएगा। बेटा हमारी कोई कीमत नहीं है, हम हर जगह सपोर्ट स्टाफ ही कहलाते हैं। हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में हम लोग डायरेक्ट लेबर है, बाकी किसी भी धंधे में हम लोग क्या है? इनडायरेक्ट है। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद में आते हैं मटेरियल पे। मूवी के केस में मटेरियल कंज्यूम होता होगा। जो फिल्म होती है जिसपे मूवी रिकॉर्ड होती है वो फिल्म क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। बाकी सारी चीजें जो होती है इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाती है। जैसे वहां पे चाय वाय पीने के लिए ला रहे हैं, ये सब सामान ला रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद में एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंकर होते हैं। देखो जब हम एक्सपेंसेस की बात, इवन दो उसका स्कोप बहुत नैरो है, बट यू कैन विजुअलाइज एग्जांपल्स। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस। इज देयर एनी टेंजिबल सब्सटेंस? नो। So traveling expenses incurred for production of movie is a direct expense. For promotion of a movie is an, ये सारे एक्टर्स इधर उधर नहीं जाते प्रमोशन के लिए। देखो मॉल्स में जाकर शो करते हैं, फिर कपिल शर्मा शो पे जाके शो करते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा पे जाके शो करते हैं। इनका ट्रैवलिंग वगैरह का खर्चा लगता होगा ना। ये खर्चा कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ में आ रहा? तो सबसे पहले चीज समझना है कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट मतलब जिसके बिना प्रोडक्ट असंभव है, इम्पॉसिबल है। इनडायरेक्ट मतलब जिसके बिना प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो डायरेक्ट इज प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट इज सपोर्ट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? सपोर्ट कॉस्ट। शॉप रेंट क्या है? शॉप रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है भाई? भाई मैं जमीन पे, सड़क पे भी तो बैठकर बेच सकता हूं। फिर मैं शॉप क्यों बनाता हूं? सोचो, मेरे बिजनेस को सपोर्ट करता है, उससे मेरे बिजनेस में वैल्यू एडिशन होता है। कल हमने देखा था ना वैल्यू ऑफरिंग, वैल्यू एडिशन। मेरे बिजनेस में वैल्यू एडिशन पता है कैसे होता है? जब मैं शॉप बनाता हूं ना तो मेरे कस्टमर ज्यादा आते हैं, वो दुकान तामझाम देखकर ज्यादा कस्टमर आते हैं। मैं दुकान में जो एसी लगा रहा हूं नहीं लगाऊं, कस्टमर को जो रिफ्रेशमेंट दे रहा हूं ना दूं, उसके बिना भी तो मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूं। लेकिन रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड। क्यों है ये ओवरहेड? बिकॉज वो कस्टमर को फील देता है, उससे मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। अगेन कमिंग टू द एग्जांपल ऑफ अ चाय, 10 रुपए की चाय टपरी पे और 5 स्टार्स में लोग जाकर 700 रुपए 800 रुपए पे करते हैं चाय का। एंड ट्रस्ट मी, पे करते हैं। मैंने खुद ने कितनी बार किया है, करते हैं पे। क्यों पे करते हैं? When you go to a 5 star and you pay 700-800 rupees, experience, you pay for the feeling, for the utility, for the satisfaction. Are you getting my point? Why? अब आप देखोगे बिजनेस टू बिजनेस होता है, किसी बिजनेस में प्राइम कॉस्ट सिग्निफिकेंट होता है, ओवरहेड्स कम होता है। किसी बिजनेस में प्राइम कॉस्ट कम होता है, ओवरहेड्स सिग्निफिकेंट होते हैं। Same is the case with, can I say this is the case with all the luxury products? All the luxury products, Starbucks is the classical example. अभी जो कॉफी पीते हो, वो कॉफी का मटेरियल लेबर कॉस्ट कितना होगा? सोचो तो सही। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट तो कितना ही होगा भाई। फिर वो इतना क्यों चार्ज करते हैं? ओवरहेड्स, ओवरहेड्स। एक पानी का बॉटल, सेम ब्रांड, 1 लीटर का बॉटल रोड पे 20 रुपए का मिलेगा, एयरपोर्ट में 150 रुपए का मिलता है। भाई क्यों? ओवरहेड्स। मटेरियल कॉस्ट चेंज हुआ क्या? लेबर कॉस्ट चेंज होगा। लेबर जब मैं देखो सिर्फ, अब इसके बाद में जब भी सिर्फ मटेरियल बोलूंगा इसका मतलब होगा डायरेक्ट मटेरियल, जब भी मैं सिर्फ लेबर बोलूंगा इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्ट लेबर। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट चेंज हुआ है। पानी का तो बॉटल बन गया ना, अब ये रोड पे दुकान पे बिक रहा है तो 20 रुपए में बेच रहे हो भाई, और तुम इसको एयरपोर्ट में 150 रुपए में बेच रहे हो। क्यों बढ़ गया एयरपोर्ट में?
ओवरहेड्स क्यों बढ़ गया? कोई एग्जाम? रेंट। सबसे सही एग्जांपल क्या है? रेंट। अरे मॉल के अंदर पानी क्यों महंगा मिलता है? रेंट है। आपको बिलीव नहीं होगा बट ये फैक्ट है कि डोमिनोज, सबवे, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, ये ब्रांडेड स्टोर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, एयरपोर्ट में इसकी एमआरपी अलग होती है। आप मॉल्स में जाओगे, मॉल्स में एमआरपी अलग है दोस्त। यहाँ पे मतलब मेरे को जो पता है, जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट आता है डोमिनोज का वो है झिंगी पार्सल, वेज झिंगी पार्सल, कुछ 40 रुपए का आता है। वो मॉल में मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता होगा? व्हाट डू यू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, क्या रीजन होगा? 40 रुपए का प्रोडक्ट डोमिनोज के मॉल में क्यों नहीं मिलता है? नहीं नहीं नहीं, कोरस आंसर नहीं चाहिए, दिमाग में प्रोसेस करो, हाथ ऊपर करो, मैं पूछूंगा फिर बताना। मेरा पॉइंट समझ गए? डोमिनोज का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है वेज झिंगी पार्सल, 40 रुपए का प्रोडक्ट आता है, वो मॉल में नहीं मिलता है। दानिश गुप्ता क्यों? हाँ, दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाट यू आर सेइंग। सुमित जैन थोड़ा और इवॉल्व कीजिए आप अपने आंसर को। ओके ओके, सस्ते ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके और ओके, मॉल का कुछ रोल ही नहीं है बेटा उसमें, मॉल को तो रेंट मिल रहा है। बिकॉज देर इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू सम अप योर आंसर, बिकॉज देर इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज झिंगी पार्सल बनाने में 10 मिनट लग रहे हैं और 10 मिनट लगाकर आप 40 रुपए का एओवी ले रहे हो, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ले रहे हो। अगर मैं वही 10 मिनट लगाकर 200 रुपए के पिज्जा को बेचूं तो मेरे 10 मिनट की कीमत ज्यादा किसमें है? 200 रुपए के पिज्जा को बेचने में। इसीलिए वो लोग सस्ता प्रोडक्ट नहीं बेचते। आप समझ रहे हो? इसीलिए सस्ता प्रोडक्ट। अरे यार, ये पीवीआर आइनॉक्स में जो पॉपकॉर्न का टब मिलता है ना, 800 रुपए का टब देते हैं। अबे पॉपकॉर्न 800 रुपए के, उसमें तो अगर मैं मान लू कि प्रॉफिट मार्जिन 10% है तो 40 रुपए पे 10%, 4 रुपया कमाएंगे। 4 रुपया। और वही अगर सपोज 200 रुपए का पिज्जा बेचते हैं तो 200 रुपए के पिज्जा पे कितना कमाएंगे? 20 रुपया कमाएंगे। व्हाट इज बेटर फॉर देम? व्हाट इज मोर इकोनॉमिक? आप मेरा पॉइंट समझ रहे? सो अब हमारे 3 वाइटल कॉस्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड। अब ये जो ओवरहेड्स होता है इसको हम क्लासिफाई करते हैं 4 अलग अलग कैटेगरीज में। आइएगा और लिखिएगा यहां पर। सबसे पहला उसको हम कहते हैं ये कब हुआ भाई? ओवरहेड्स 4 टाइप के होते हैं। लेक्चर के बाद कूदना, लेक्चर के बाद कूदना, ये पूछ रहे हो? तो क्या पूछ रहे हो? प्लांट की रजिस्ट्री फीस जो होगी वो मैडम कोई एक्सपेंस नहीं होगी, वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगी और उस पे हम लोग क्या चार्ज करेंगे? तो पूछना क्या चाहती है? लैंड जो है, लैंड की जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी। हाँ जी शिंदेवाड़ी।
उनका उनका मैनेजर अगर डायरेक्टली वहीं पे काम कर रहा है टू इंश्योर कि वो लोग काम करें तो डायरेक्ट लेबर है। अगर वो एसी कैबिन में बैठा है एचआर मैनेजर, वो इनडायरेक्ट। मतलब ये आपके एग्जांपल्स देखकर समझ में आ रहा है, धीरे धीरे कॉस्टिंग का स्विच चालू हो रहा है। कुछ लोगों का स्विच चालू होनी और पहिया घूमना चालू हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है सबको। अब ओवरहेड्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड्स, ये 4 नाम है इसके। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तीसरा सेलिंग ओवरहेड्स और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब चारों को समझते हैं। सबसे पहले ओवरहेड्स मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों क्या हो गए? ओवरहेड्स। क्लियर है? अब ये तीनों खर्चे मिलाकर जो खर्चे मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लग रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे लग रहे हैं, वो कहलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के 4 नाम। कौन से 4 नाम? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फैक्ट्री एंड वर्क्स ओवरहेड। समझ में आया? सो अब आपको क्या देखना है? भले इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टुगेदर इट इज नोन एज ओवरहेड्स। अभी ओवरहेड्स का हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। हम लोग अभी देखेंगे वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अभी मैं आपको बता रहा हूं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कि ये खर्चे का पॉइंट ऑफ इंकरेंस क्या है, कहां पे ये खर्चे लग रहे हैं। तो जब ये ओवरहेड्स लग रहे हैं यहां पर, तो ये कौन से ओवरहेड्स कहलाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट नहीं बेटा, ओवरहेड्स मतलब ही इनडायरेक्ट होता है ना। ओवरहेड्स और डायरेक्ट दे आर एंटोनिम्स टू ईच अदर, है ना। तो अपने दिमाग में चीज क्लियर कर लो, डायरेक्ट मतलब ओवरहेड्स हो ही नहीं सकता। ये क्या है? इनडायरेक्ट। नाउ अगर वो ओवरहेड्स ये ऑफिस में लग रहे हैं, ऑफिस ओवरहेड इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एक और नाम लिख लीजिए यहां पर आकर आप, ऑफिस ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन, अपने बिजनेस को संभालना, मैनेज करना। अपने बिजनेस को संभालना, मैनेज करने के लिए जो भी खर्चा लगता है, कौन सा खर्चा? इनडायरेक्ट, वो सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जनरली हम एक साथ यूज करते हैं, बट दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूं, लिख लीजिएगा। सेलिंग ओवरहेड्स हेल्प्स टू जनरेट डिमांड। Selling overheads helps to generate demand. Distribution overheads helps to satisfy demand. Selling overheads helps to generate demand. Distribution overheads helps to satisfy demand. नॉर्मली हम उसको एक साथ यूज करते हैं, इसीलिए हम नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम पढ़ेंगे ना अभी, इसको कहेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बट दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर सेलिंग ओवरहेड्स। डू यू एग्री? अब कैसे? शुरुआत से ऊपर से लेकर आता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इज देयर एनी टेंजिबल सब्सटेंस? लिविंग बीइंग, इट्स एन एक्सपेंस। ठीक है, पहली चीज बन गया एक्सपेंस। अपने ये चार्ट में आते हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मटेरियल है क्या? नहीं। लेबर है क्या? नहीं। ये है खर्चा। अब ये खर्चा कौन सा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सोच रहे सर एडवर्टाइजमेंट के बिना भी तो प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं है, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट। तो हमने यहां से जर्नी चालू की, यहां से हम यहां पर पहुंचे, इनडायरेक्ट है, तो ये क्या बन गया? ओवर। ये क्लियर है? अब ओवरहेड में मुझे देखना है वो इन चारों में से कौन सा ओवरहेड है। क्या ये ओवरहेड प्रोडक्शन फ्लोर के लिए है? नहीं। ऑफिस को मैनेज करने के लिए है? नहीं। ये खर्चा है बेचने के लिए, therefore it is selling overhead. Are you getting my point? Selling overheads are those overheads which helps to generate the demand. कस्टमर की मेंटालिटी समझो। कस्टमर जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स छुपे हुए हैं। हम जिस चीज पे अभी 10 मिनट चर्चा करेंगे एमबीए के अंदर, उस पे चैप्टर्स है, पढ़ाई है, सब्जेक्ट्स होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजी पता क्या होती है? वो किसी चीज को एक बार इग्नोर करेगा, 2 बार इग्नोर करेगा, अब 3 बार,
बहुत ही बढ़िया मनोबल है तो 4 बार 5वीं बार इग्नोर कर ही नहीं सकता। हमारी इसी साइकोलॉजी को गूगल ने पढ़ा है। आपने कभी देखा, अगर आप कभी इंस्टाग्राम पे किसी एक टाइप के वीडियो देखते हैं, मैं मोटिवेशनल की बात कर रहा हूं, तो आपके फीड में उसी टाइप के वीडियोस आते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? सपोज आपने डॉली चाय वाला को देख लिया, तो आपकी पूरी फीड डॉली चाय वाला से भर जाएगी। क्यों ऐसा? आपको पता है, गूगल आपको स्टडी कर लेता है उतनी सी देर में। उसको कहते हैं कैश मेमोरी, CACHE, कैश मेमोरी। हाँ, बहुत मुश्किल है, इसलिए इनकॉग्निटो यूज करने का। कैश मेमोरी में क्या होता है? गूगल आपके कंजम्पशन पैटर्न को एनालाइज करता है, उसके एनालिटिक्स बनते हैं, उसके ट्रेंड बनते हैं, और गूगल को उस पे से समझ। ट्रस्ट मी गाइस, इतना फैंटास्टिक स्टडी करता है ना गूगल। अगर आपने सीए से रिलेटिंग वीडियो देख लिए और किसी एक कंटेंट क्रिएटर के देखे, उस कंटेंट क्रिएटर के भी सजेशंस देगा और सीए के भी सजेशंस देगा। करेक्ट? ये है। आपने कभी देखा है, आप एक प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, पहला एडवर्टाइजमेंट सामने हाजिर, जैसे हमारा मन पढ़ लिया उसने, जैसे गूगल की माँ हो गई हो हमारी, है, मन पढ़ के सामने एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। अबे माँ नहीं है, ये कैशे है, कैशे। कुछ लोग कैशे कहते हैं, कुछ लोग कैश कहते हैं। CACHE, that is the cache memory. It is the temporary memory which takes your pattern, which understands your pattern, कि आपका पैटर्न क्या है, आपको कैसा कंटेंट चाहिए, बराबर आपको वैसा ही कंटेंट देगा। हैमरिंग इफेक्ट होता है, हैमरिंग इफेक्ट। बार बार कंज्यूमर को जब हैमर किया जाता है ना, कंज्यूमर के अंदर एक लस्ट पैदा होती है, एक इच्छा कि ये मुझे चाहिए, कुछ भी करो। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू हैव दिस कार। क्या हो गया? आप समझ रहे हो? अगर आपने सीरियसली, आपने अगर सुपर कार के वीडियोस देखे, आपकी फीड भर जाएगी सुपर कार से। आपके अंदर एक इच्छा नहीं आएगी कि नहीं मुझे सुपर कार चाहिए, कुछ भी करके। दैट इज द मार्केटिंग, पावर ऑफ मार्केटिंग। ये जो इलेक्ट्रिसिटी पोल पे बोर्ड्स लगते हैं, कभी आपने देखा है? एक साथ 50, 100, 150 बोर्ड्स लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? हैमरिंग इफेक्ट होता है। कंज्यूमर कितने बोर्ड इग्नोर करेगा? 1, 2, 4, 10, 11वें पे तो वो पिघल जाएगा। कंज्यूमर साइकोलॉजी है। सेलिंग ओवरहेड्स हेल्प्स इन जनरेटिंग द डिमांड। ये एक्ट्रेसेस वगैरह जो होती है, जो इनके सो कॉल्ड पैपराजीज होते हैं, जो ये एयरपोर्ट्स पे, जिम में इधर उधर जाते हैं, ये जो पर्स, महंगे महंगे पर्स लेके जाते हैं, आपको क्या लगता है ये इन्होंने खरीदे होंगे क्या? मैं बताता हूं, नहीं खरीदते हैं। ये इनको गिफ्ट में मिलते हैं, क्योंकि इन कंपनीज को पता है कि एक पर्स अगर हमने गिफ्ट में दे दिया ना, हमारा फ्री फ्रंट में प्रमोशन हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BMW. Virat Kohli is the brand ambassador of Audi. They have got the cars free of cost. Please understand, for them it is free of cost. For company, is it free of cost? It is an expense, advertisement expense. समझ में आ रहा है? Please try to understand. तो ये क्यों है? To generate the demand. ये जो शब्द है ना, इसको आप गलत सेंस में ले रहे हो, बट ये लस्ट जो शब्द है, ये एडवर्टाइजमेंट की सच्चाई है। हम कंज्यूमर के अंदर वो एक भूख पैदा करते हैं, वो बार बार उसके पॉजिटिव दिखाकर। स्टॉक मार्केट पे बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बने हैं, ये हमें सिर्फ वो स्टॉक के बारे में बताते हैं जो 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ गए। कभी वो स्टॉक के बारे में बताया जो गिरे। Marketing, advertising helps in such a way, they always show only the brighter side of the story. Are they showing you the darker side of story? और ऐसा हो सकता है किसी चीज की डार्कर साइड हो ही ना? इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है। हर करियर का, हर प्रोफेशन का, हर पैशन का, हर इंसान का डार्कर साइड भी है, ब्राइटर साइड भी। लोग से महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर, आपको पता है इंडिया में क्रिकेट इंग्लैंड से ज्यादा देखा जाता है, जबकि वो नेशनल स्पोर्ट इंग्लैंड का है।
इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है? आज भी मैं विवान को पूछूंगा ना तो विवान आंसर देगा क्रिकेट। विवान को आंसर हॉकी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि बच्चा हॉकी इज द, वो भी नहीं है। अब क्या है, डिबेट चल रहा है। पर हमें जो बचपन से पढ़ाया गया है, बचपन से जो पढ़ाया गया है वो है हॉकी। एक बात बता भाई, इंडिया का सो कॉल्ड डिस्प्यूटेड नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, पर आज छोटे बच्चों को पूछोगे तो टीवी में हॉकी चलता है या क्रिकेट चलता है, तो बच्चा क्या बोलेगा? क्रिकेट है। दैट्स द पावर ऑफ मार्केटिंग। Distribution overheads. Now come to the another point. Marketing overheads helps to generate the demand. Distribution overhead helps to satisfy the demand. जब कंज्यूमर के अंदर वो लस्ट जाग जाएगी कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो कंज्यूमर क्या करेगा? वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पर वो प्रोडक्ट बिकता है, दुकान पे पहुंचेगा। एंड इमेजिन करो, दुकान पे पहुंचने के बाद अगर आपका प्रोडक्ट उसको नहीं मिला तो क्या होगा? क्या कंज्यूमर अपनी लस्ट को अधूरा छोड़ेगा? वो सेटिस्फाई करेगा। इफ नॉट यूजिंग दैट प्रोडक्ट देन सम अनदर प्रोडक्ट। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। तेज धूप है, गर्मी है, आपने पानी भी पी लिया, प्यास नहीं बुझ रही, यू वांट एन आइसक्रीम। आप सामने बोर्ड देखते हैं, बढ़िया, मैग्नम आइसक्रीम विद बवेरियन चॉकलेट इनसाइड। यू आर टू मच लस्टी कि अब मुझे ये आइसक्रीम खानी है। गर्मी तो आई, आपको बवेरियन चॉकलेट भी पसंद है और बड़ा सारा बोर्ड दिख गया, नीचे ही दुकान है, जाते हो दुकान में, बवेरियन चॉकलेट, यही ये जो दिख रहा है, यही मॉडल। काफी बार नहीं हुआ ऐसा, शोरूम में जाते हैं, भैया वो स्टैचू पे जो ड्रेस लगी है वही ड्रेस चाहिए। अब इमेजिन करो, आप वो दुकान में जाके आइसक्रीम मांगते हो और अगर वो आइसक्रीम नहीं है, ये तपती गर्मी के अंदर, क्या आप अपनी भूख मिटाए बिना वहां से निकल जाओगे? अमूल चलेगा, वाडीलाल चलेगा, डिंशो चलेगा, हैवमोर, अबे मटका कुल्फी चलेगा, पर अब आइसक्रीम होना, क्योंकि अंदर वो भूख जाग गई आइसक्रीम खाने की। होता है कि नहीं? अल्लाह भी ऐसी है, क्या करूं? रहा नहीं जाता। ये कंज्यूमर साइकोलॉजी है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इट्स अ प्योर कंज्यूमर साइकोलॉजी। गलत कह रहा हूं मैं? मेरे अल्फाज गलत हो सकते हैं, एक्सप्रेशन गलत हो सकते हैं, पर विचारधारा बिल्कुल साफ है, प्योर है, मिचामी तुगड़म। आप पॉइंट समझ रहे? कंज्यूमर मटका कुल्फी खा लेगा, है वो मैग्नम गया तेल लेने, मतलब बताओ, वो कंपनी ने इतना होर्डिंग पे खर्चा किया, वो वेस्ट नहीं हो गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एक साथ क्यों रखा जाता है? बिकॉज ये दोनों अलग अलग नहीं है। A company which incurs only selling overheads but does not focus on distribution fail. The company which incurs expense on both selling and distribution, they will pass. अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल देता हूं, एक ऐसी कंपनी जिसने सेलिंग ओवरहेड्स किया ही नहीं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स किया, सक्सेसफुल बन गया। एग्जांपल बालाजी वेफर्स। बालाजी वेफर्स सुना है सबने? बालाजी वेफर्स की कोई ऐड आती है? सेलिंग ओवरहेड्स है ही नहीं, पर बालाजी वेफर्स की सक्सेस स्टोरी अमेजिंग है भाई। बालाजी वेफर्स वाले बंदे ने एक चीज सोचा है, इस शहर के, अबे ऐड अब आती है ओ वेफर, इस शहर के हर गली के हर दुकान पे जहां जहां लेस के वेफर्स लटक रहे हैं वहां मेरे वेफर्स अवेलेबल होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट टू मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल। एकाग्रता के पूरे इंडिया में 70 फ्रेंचाइजीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजी? लेट मी एक्सप्लेन यू। दे आर आवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नो मैटर, पीपल नो अस थ्रू यूट्यूब, people know us through Instagram, people know us through our website. If they want to buy our products, subscribe to our classes, courses, they can take from Ekagrata app also. But क्या मैं ये कह सकता हूं कि 100% जनता हमें जानती है, कवर होती है? आंसर है नहीं। ऐसी कुछ जनता है जो हमें नहीं जानती, वो प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए जाती है फ्रेंचाइजी के पास। फ्रेंचाइजी कौन होता है? ये एक दुकानदार होता है जो अलग अलग शहरों में दुकानें खोलकर बैठा है, ऑफिस खोलकर बैठा है, जो इंडिया के हर टीचर्स के पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव क्लासेस सेल करता है।
एकाग्रता का वो रजिस्टर्ड फ्रेंचाइजी है, मतलब वो एकाग्रता के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है और ऑफिशियली एकाग्रता के प्रोडक्ट्स वो सेल करता है। Isn't it a distribution over it? The commissions, the amounts, the incentives paid to them, isn't it distribution over it? Are you getting my point? तो selling and distribution का मतलब समझना, selling helps to generate the demand, distribution helps to satisfy the demand. A demand which is generated but not satisfied may result into crime. समझ रहे हो? समझ रहे हो? सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट्स क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ सभी को? आप ट्रिपल ए बुक में आइएगा। बड़े गलत तरीके से ले रहे हो आप मेरे सारे भावनाओं को, वेरी बैड। मैं इतना बुरा हूं नहीं जितना बुरा आप मुझे समझ रहे। पेज नंबर 1.6। सूरज कह रहा है सर यहां प्रोडक्ट की ही बात हो रही है ना, एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट मैन, एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट। मुझे सच बताओ, ठीक है खड़ा होकर आंसर देना पड़े। आपके शहर में एक चौक होगा जिस चौक पे सुबह सुबह डेली वेजेस वाला मजदूर जाकर खड़ा होता है, जो 500-700 रुपए में बिक जाता है। वो मजदूर पड़ा है, क्या कहता है वहां खड़ा खड़ा? आओ मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूं। नहीं तो कहता है वो क्या बेच रहा है वहां चौक पे खड़े खड़े? अपनी मजदूरी। समझ में आ रहा है क्या बेच रहा है? अपनी मजदूरी, लेबर। तुम बहुत गलत ले रहे हो यार। लेबर और लेबरर दोनों में फर्क होता है, मजदूर और मजदूरी दोनों में फर्क होता है। ये जो 500-700 रुपए में बिकता है ये क्या है? मजदूरी। मजदूर नहीं बिकता है। क्या वो इंसान बिक रहा है? नहीं, वो अपनी सेवाएं बेच रहा है। क्या साहब, मैंने नई कंपनी, कुछ भी बोलते हैं यार। हाँ जी, देखिए क्या पोजीशन है आज। मार्केट डाउन है आज वापस। ये बात तो फैक्ट है। आज का मार्केट देखे समझ में आ रहा है कि किसी के आने से या किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। लोगों को जो रोना था कल रो लिया एक दिन, आज लोग वापस नॉर्मल हो जाएंगे। अपन ये काम की चीज देखते हैं। ₹4068 हो गया। चलो बहुत बढ़िया, चले आगे। हाँ जी, मैं सोच रहा हूं कितना उठाना है। चलिए, कम टू पेज नंबर 1.6, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी दोस्ती करवा रहा हूं ये सब्जेक्ट के साथ, और दोस्ती हो रही है सब लोगों की थोड़ा थोड़ा। बहुत बढ़िया। आज कल और एक कल का दिन, टुमारो, फिर हमारा टॉपिक चालू हो जाएगा। कल का एक दिन और लगेगा ये बेसिक टर्म समझने में। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हमें समझ में आ गया।
क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, अलग अलग कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन हम लोग यहां पे देखेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है टाइम बेस्ड। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, किसी को कुछ लिखना हो अपने लिए लिख सकते हैं, और बाकी आप लेक्चर का रेफरेंस यहां पे लिख दीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये छोटे छोटे टूल्स यूज करना चाहिए। जब भी कोई चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूं, अपने बुक में रजिस्टर में लिख के रखिए वो कहां पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। टाइम बेस्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है द कॉस्ट विच हैज बिकेम हिस्ट्री। मतलब जो मैंने पहले कुछ खरीदा था, वो जितने में खरीदा था, वो आज मेरे लिए कौन सी कॉस्ट है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। I purchased a plant and machinery for rupees 1 lakh 10 years back. So that 1 lakh rupees, the actual cost, the acquisition cost is which cost? Historical cost. I used two more words for historical cost and no one written it down. One is the actual cost, another is the acquisition cost. तो एक्चुअल कॉस्ट जिस पे मैंने खरीदा है, एक्विजिशन कॉस्ट जिस पे मैंने एक्वायर किया है, जो अब क्या हो गई है? हिस्ट्री हो गई है, उसको कौन सी कॉस्ट कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? सेकंड टर्म है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट? तो मेरे पास जो एसेट थी या है, जो मैंने कुछ साल पहले खरीदी थी, अगर वही एसेट मैं आज खरीदता हूं तो मुझे कितने में मिलेगी? तो उसकी आज की कॉस्ट, मैं उसके जैसी दूसरी एसेट की बात कर रहा हूं, उसको क्या कहते हैं? करंट कॉस्ट। सपोज आपके पास में एक कार है जो आपने 3 साल पहले खरीदी थी 20 लाख रुपीस की। आज सेम मॉडल की कार आप अगर मार्केट में जाके लेते हैं तो 27 लाख रुपए की है। ये 27 लाख रुपए कौन सी कॉस्ट है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट और करंट कॉस्ट। तीसरा फ्यूचर कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये फ्यूचर में आने वाली कॉस्ट है, एंटीसिपेटेड कॉस्ट है। ये किसी प्रोडक्ट की मैं फ्यूचर कॉस्ट क्या लगाता हूं, किसी सर्विस की मैं फ्यूचर कॉस्ट क्या लगाता हूं? द कॉस्ट विच इज गोइंग टू इंकर इन फ्यूचर, इट इज नोन एज विच कॉस्ट? फ्यूचर कॉस्ट। फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट, इसके दो और नाम बताए थे, वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू ऑफिस, समझ में आया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोगों ने देखा है। सेलिंग कॉस्ट हेल्प्स टू जनरेट द डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हेल्प्स टू सेटिस्फाई द डिमांड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब द कॉस्ट इंकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अलग अलग बिजनेस में रिसर्च के लिए कुछ टाइम होता है, कुछ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस पर जो भी खर्चा होता है वो कौन सी कॉस्ट है? R&D कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इंटरेस्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट? द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड, चाहे प्रोडक्शन हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, वो कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है। ऐसी कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। अभी जब आपकी क्लास नहीं हो रही थी तो क्या यहाँ का रेंट नहीं लग रहा था? वो कौन सी कॉस्ट है? क्लियर? अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आपकी नोट्स की कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। जितने स्टूडेंट्स उतने नोट्स, ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा नोट कॉस्ट, कम स्टूडेंट कम नोट्स प्रिंटिंग कॉस्ट, इट इज विच कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। So variable cost is a cost which has one-on-one relation, directly variable, directly proportionate to the level of activity. अगर मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड। अगर मेरा क्वांटिटी प्रोड्यूस कम है तो कम लगेगा, ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा। डोमिनोज पिज्जा के लिए जो कार्टन बॉक्स कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। जितने पिज्जा सेल करेंगे, बनाएंगे, उतनी कॉस्ट लगेगी, नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगी। लेकिन रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट। कुछ एम्प्लॉइज की सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कुछ एम्प्लॉइज की सैलरी वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब हम आते हैं तीसरी कॉस्ट पे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। इसका एक और नाम लिख लीजिएगा, स्टेप लैडर कॉस्ट।
स्टेप लैडर कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी वेरिएबल? पहली बात, सेमी वेरिएबल मतलब दीज आर दोस कॉस्ट विच आर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल। Up to certain extent, these costs are fixed. Then suddenly it varies. Suddenly, then again fixed, then suddenly vary, then again fixed. Suppose there is a student picnic. So for student picnic, we hire one bus with a capacity of 50 students. Now, whether the number of students are 10, 20, 30, 40, 50, वो बस की कॉस्ट तो सेम रहेगी। कब तक सेम रहेगी? फ्रॉम 0 to 50। जैसे ही 51st स्टूडेंट हुआ, क्या करना पड़ेगा? एक बस और। सर गोदी में बैठा लेंगे, प्रैक्टिकल बात करते हैं। जैसे ही 51st स्टूडेंट हुआ, हमें क्या करना पड़ेगा? एक बस की कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी। अब 2 बस की कॉस्ट हो गई, लेकिन वो फिक्स रहेगी। कब तक? 51 से लेकर 100 तक। 101 पे तीसरी बस, वो कब तक फिक्स होगी? 150 तक। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो कुछ लेवल तक फिक्स्ड होती है, फिर वेरी होती है, फिर फिक्स होती है, फिर वेरी होती है। तो अगर डायग्राम पे इसको बनाएंगे, ये सब हमें डिटेल में देखना है। ये भी हम सिर्फ एक, मैंने जैसा कहा, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। तो ऐसी कॉस्ट को स्टेप लैडर कॉस्ट कहते हैं। कौन सी कॉस्ट? स्टेप लैडर कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी मतलब आइडेंटिफाई करने के बेसिस पर। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट। डिटेल चर्चा हम लोगों ने कर ली है। जो कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ 1-on-1 रिलेशनशिप रखती है, 1-on-1 रिलेशन, उसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है सपोर्ट कॉस्ट। सर एक बात बताइए, ये 1-on-1 आपने वेरिएबल के केस में भी कहा था, तो एक चीज बताइए, क्या हर डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होगी? थिंक अबाउट इट। विल एवरी डायरेक्ट कॉस्ट बी अ वेरिएबल कॉस्ट? जरूरी नहीं है। एवरी डायरेक्ट कॉस्ट मे नॉट नेसेसरीली बी अ वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में बी फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो और इट में बी वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा क्लस्टर बनाना पड़ेगा माइंड में। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, द कॉस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। आपने वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा था कल, आज हमने डिस्कस किया था। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट का एक और नाम क्या बताया मैंने? अवॉइडेबल कॉस्ट। हाँ जी, सॉरी, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट तो अनकंट्रोलेबल होगा ना बेटा, अनअवॉइडेबल। बताने तो दो पूरा। अनकंट्रोलेबल का मतलब है अनअवॉइडेबल। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट को अवॉइड कर दिया तो बनेगा क्या? आप समझ रहे हो? देखो काफी बार क्या होता है, कोई कोई कंपनी जो है पैकिंग पे बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर देता है, फिर उनको एक पॉइंट पे आकर रियलाइज होता है कि मेरी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, मेरा प्रॉफिट कम हो गया है, क्योंकि मैंने पैकिंग पे ओवरडू कर दिया है। फिर वो कंपनीज क्या करती है? अपनी पैकिंग कॉस्ट को कंट्रोल कर लेती है। तो पैकिंग कॉस्ट क्या हो गई? कंट्रोल। मार्केटिंग सही एग्जांपल दिया। बहुत सारी कंपनीज डूब जाती है सिर्फ मार्केटिंग स्पेंड्स के चक्कर में। बायजूस का केस हमारे सामने है ना? हैवी मार्केटिंग स्पेंड्स, कंपनी रिकवर ही नहीं कर पाई। कंट्रोलेबल कॉस्ट। कभी कभी कंपनी क्या करती है? खुद को ओवर स्टाफ कर लेती है। ओवर स्टाफ कर लेती है का मतलब क्या है? जितने स्टाफ की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा स्टाफ रख लेती है। दैट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। जब भी आपको बिजनेस में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, शट डाउन डिसीजंस होते हैं, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के डिसीजंस होते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट आपको इसलिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्योंकि उस समय हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नहीं देखा था, हमें कॉस्ट को कम करना है, रेवेन्यू को बढ़ाना है। तो कॉस्ट को कम करेंगे
तो कंट्रोलेबल कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जो कि अवॉइडेबल है। जो नॉन अवॉइडेबल है उसको हम कम कर सकते हैं नहीं, क्योंकि नॉन अवॉइडेबल कॉस्ट के साथ अगर छेड़खानी की ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज हो जाए, और अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज हो गई तो कस्टमर ही चला, धंधा ही नहीं रहेगा तो भाई करेगा क्या? समझ में आ रहा है? वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ट्रस्ट मी गाइस, इसको आप अपनी लाइफ पे यूज कर सकते हो। आपकी जो पूरी दिन में एक्टिविटीज होती है, आप उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, फिर देखो उन एक्टिविटीज में से कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जिससे वैल्यू एडिशन हो रहा है और कौन सी एक्टिविटी से नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है नहाना जो है इट्स अ नॉन वैल्यू एडिशन एक्टिविटी, तो नहाना अगर नॉन वैल्यू एडिशन एक्टिविटी है अवॉइड करो। कुछ लोग इतने ज्यादा चिंगूस होते हैं, मैंने देखा है, मतलब इवन जॉब्स में भी मैंने देखा है, दे एक्चुअली वांट टू स्टे इन 100 मीटर रेडियस ऑफ देयर वर्क प्लेस। मेरा जहां ऑफिस है ना उससे 100, उनके लिए ट्रैवलिंग टाइम क्या है? नॉन वैल्यू एडिशन टाइम है। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है तो वो नॉन वैल्यू एडिशन टाइम में भी वैल्यू एडिशन ढूंढ लेते हैं। जो ट्रैवलिंग टाइम होता है उसमें कोई हॉबी एक्सरसाइज करते हैं, गाना सुनना है, बुक रीडिंग करना है, कुछ भी काम करना है, कोई मीटिंग्स अटेंड करना है, कॉल्स करना है। तो आप अपनी लाइफ में वैल्यू चेन एनालिसिस को इसलिए यूज कर सकते हो बिकॉज आप अपनी जो अभी आपकी दिनचर्या चल रही है उसमें आप आइडेंटिफाई करें। जैसे कल जिन लोगों को रिग्रेट है कि कल हम लोगों ने मॉड्यूल के पेजेस नहीं पढ़े, जो होमवर्क दिया था नहीं पढ़ा और उसका कॉन्सिक्वेंस हमको दिख गया, आज हम एमसीक्यूज नहीं कर पाए, तो आप लोगों को आज बैठ के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, व्हाट आर द एक्टिविटीज इन माय लाइफ, और उन एक्टिविटीज में से कौन सी एक्टिविटीज है जिसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं ताकि मेरा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए। तो कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट helps you to take those decisions. Next is normal cost and abnormal cost. Normal cost मतलब जो लगना ही लगना है, abnormal cost मतलब लगना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी लग गया। ऐसे क्या हो सकता है? फाइन एंड पेनल्टीज, एनी टाइप ऑफ फाइन, एनी टाइप ऑफ पेनल्टी, इज इट नॉट एन एबनॉर्मल कॉस्ट? आप अच्छा भला अपना प्रोडक्शन कर रहे थे, आपने कॉस्ट एस्टिमेशन लगाया था कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उसकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, एकदम से आपके यहां पर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट वालों का छापा पड़ जाता है कि आपकी फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है वो स्टैंडर्ड लिमिटेशन से ज्यादा है, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इज इट नॉट गोइंग टू इंकर योर कॉस्ट? इट इज विच कॉस्ट? एबनॉर्मल। आपकी लेबर सडनली छुट्टी पे चली जाती, आप अपनी एग्जिस्टिंग लेबर से ओवर टाइम करवाते हैं, या फिर आप टेम्परेरी लेबर्स को लेकर आते हैं जिनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। ये जो एडिशनल कॉस्ट लगी है ये कौन सी कॉस्ट है? अनअवॉइडेबल कॉस्ट। आप जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, आपके सप्लायर से सप्लाई बंद हो गई है किसी कारण वजह से, लेकिन आपने कस्टमर का ऑर्डर लेकर रखा है, आपको पूरा करना पड़ेगा, तो आप इमरजेंसी परचेज करते हैं। इमरजेंसी परचेज में कॉस्ट ज्यादा नहीं लगती है, कौन सी कॉस्ट है? एबनॉर्मल कॉस्ट है। समझ में आ रहा है? तो एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या? जो कि नॉर्मल नहीं होती है, और नॉर्मल कॉस्ट मतलब विच इज इंकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वेरी गुड। एसोसिएशन बेस्ड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। अ प्रोडक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट which can be directly traceable to a product, but a period cost is a cost which accrues with time. क्या word use किया मैंने? which accrues with time. The classical example of period cost is depreciation, interest, salaries, etc. प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, वापस समझना, अगर कोई कॉस्ट सिर्फ उस प्रोडक्ट पे लगती है, मतलब अगर प्रोडक्ट बनेगा तो ही वो कॉस्ट लगेगी, तो उस कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट कहते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट। कैन आई से ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर प्रोडक्ट कॉस्ट? ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या है? वो चाहे प्रोडक्ट पे लगे ना लगे, बट उसका जो पैटर्न होता है ना, वो नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ डेज के हिसाब से होता है। जैसे कि इंटरेस्ट, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा, जैसे कि रेंट, मैंने आपको यहाँ का एग्जांपल दिया। अब हमारी क्लास चले ना चले कुछ भी हो, यहाँ का लैंडलॉर्ड तो रेंट लेगा, क्योंकि रेंट इज एक्रूड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स। इंटरेस्ट पीएनआर, पीआरटी, पीआईटी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, है ना? उसके बाद में अगर मैं मंथली सैलरी किसी को पे कर रहा हूं, तो मंथली सैलरी विल एक्रू ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड।
देयरफॉर इट विल बी व्हिच कॉस्ट? पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। डोमिनोज के एग्जांपल लेते हैं। कार्टन बॉक्सेस कौन सी कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट? क्योंकि जितने पिज्जा बिकेंगे उतने बॉक्सेस लगेंगे। लेकिन डोमिनोज में जो एम्प्लॉय है उनकी जो सैलरीज है वो कौन सी कॉस्ट है? क्यों पीरियड कॉस्ट? चाहे पिज्जा बने ना बने, बिके ना बिके, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़े। अगेन अब आपका माइंड इसको रिलेट करेगा फिक्स्ड और वेरिएबल के साथ। अच्छी बात भी है, लेकिन अभी कहूंगा इसको इंडिविजुअलिटी में समझे। ये सारे टर्म्स हमारे काम आने वाले हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या? ये वो कॉस्ट होती है जो डिसीजन मेकिंग में यूजफुल होती है। इररेलेवेंट कॉस्ट जिसका डिसीजन मेकिंग में कोई यूज नहीं है। एग्जाम्पल, जब आप लोगों की बैच नहीं थी, ये क्लासरूम खाली था, क्लासरूम का जो रेंट है वो तो वैसे की वैसे लग रहा है। अब क्लास अगर होती थी तो कुछ एडिशनल एक्सपेंस होते थे, जैसे कि टीचर की सैलरी, जैसे कि क्लासरूम में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, और जैसे कि बुक्स का कंजम्पशन। मेनली 3 एक्सपेंसेस, बराबर। अब सपोज जब मेरी क्लास खाली थी, एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास कोई एक आता है यूपीएससी वाला और कहता है कि सर मुझे आपकी क्लास दे दो, हम यहाँ पे क्लासेस चलाएंगे। मैं सोचूं यार मैं उसको क्लास दूं तो मेरा रेंट रिकवर होना चाहिए, पर अगर मैं रेंट को एक फैक्टर बनाता हूं, डिसीजन मेकिंग फैक्टर, आपको नहीं लगता वो गलत होगा? क्यों गलत होगा? भाई रेंट तो वैसे भी लग रहा है, चाहे यहां पर यूपीएससी वाले की क्लास हो या ना हो, रेंट तो लग रहा है। रेंट इज अ संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब डूब गई, संक, सिंक, सिंक शिप, सिंक, संक, संक कॉस्ट जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसका। मुझे डिसीजन लेने के लिए क्या फैक्टर देखना पड़ेगा? अगर यहां पर यूपीएससी की क्लास चलती है चलो टीचर की कॉस्ट वो बियर करेगा, नोट्स की कॉस्ट वो बियर करेगा। मेरी एडिशनल कॉस्ट क्या होगी? अगर यहां क्लास चलती है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, मेरे स्टाफ का टाइम जाएगा जो क्लास को ओपन क्लोज करने में, मैनेज करने में करेगा। क्लीनिंग स्टाफ का खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि एम्प्टी क्लास में क्लीनिंग स्टाफ का खर्चा नहीं होता है, यूज क्लास में खर्चा ज्यादा होता है, और कुछ अमाउंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस निकल सकता है क्लास के बीच में, आगे पीछे। आप लोग जो सर्कस करते हैं, बेंच के ऊपर चढ़ते हैं, कूदते हैं, मोगली बन जाते हैं, इधर से उधर कूदते हैं, तो ये सब जो चीजें होती है, इस नॉर्मली मैं फर्नीचर 15% से डेप्रिशिएट करता हूं, पर कैमरे में जब देखता हूं ये मोगली हरकतें क्लास में होती है, तो मैंने अपने सीए को बोल दिया कि 25% से डेप्रिशिएट कर, मुझे लग नहीं रहा है, और हरकतों के बेसिस पर 50 भी करना पड़ सकता है, डिपेंड। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई चीज यूज होगी तो रिपेयर मेंटेनेंस निकलेगा ना भाई। तो मेरे लिए वो कौन सी कॉस्ट है? रिलेवेंट कॉस्ट है। मुझे सिंपल ये देखना है कि बिना रेंट के मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है, इफ अ यूपीएससी क्लास हैपेंस इन दिस क्लास, एंड हाउ मच इज माय इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इफ माय इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज मोर देन माय इंक्रीमेंटल कॉस्ट, व्हाट शुड बी माय डिसीजन? कबूल है, कबूल है, कबूल है। But if my incremental cost is more than my incremental revenue, तलाक, तलाक, तलाक। समझ रहे हैं आप? ये एग्जैक्टली चीज हम लोग देखने वाले इन द टॉपिक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। रिमेंबर माय स्टेटमेंट, ऑल फिक्स्ड कॉस्ट आर इररेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे भी लगेगा ना भाई, चाहे मैं लेवल ऑफ एक्टिविटी करूं या ना करूं। ऑल फिक्स्ड कॉस्ट आर irrelevant cost or sunk cost. All variable cost are relevant cost. समझ में आया? क्योंकि अगर मैं धंधा करूंगा, मतलब डू यू वांट टू डू अ बिजनेस और यू डोंट वांट टू डू बिजनेस, इस डिसीजन मेकिंग के लिए ये कॉस्ट काफी यूजफुल होती है। और लास्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक किराना दुकान वाला है, गुज्जू है,
उसका अपना दुकान है। आपको कैसे पता है स्टोरी? वेरी गुड। एक किराना दुकान वाला है, गुज्जू है, गुजरात से आता है यहाँ पे, सोचता है यार बहुत धंधा हो रहा है इंदौर में, अच्छी दुकान डालेंगे। दुकान में काम करने के लिए अपने गांव के 4 लड़के उठा के ले आते हैं यहाँ पे। लड़के वैसे भी वहां बैठे टाइम पास ही कर रहे होते, कंचे वंचे खेल रहे होते, तो उनको यहाँ उठा के ले आते हैं, आजा मेरे साथ यहाँ पे। लड़कों को कहते हैं तुमको बढ़िया बड़े शहर में रहने को मिलेगा, है ना, मस्त तुमको बढ़िया कपड़े मिलेंगे, खाने को खाना मिलेगा। लड़के खुश उसमें, और लड़के के घर वालों को बोलते हैं हम हर महीने के 2-5 हजार रुपए घर पे भेज देंगे। माँ बाप ऐसे ही खुश हो गए, ये वैसे भी लाइबिलिटी था, इसको लेकर जाओ, अच्छा हुआ एटलीस्ट कुछ तो काम आएगा। अब ये दुकानदार जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, ध्यान से सुनना, तो वो लेता है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, और उसमें से वो खुद की और इन 4 लड़कों की सैलरी माइनस नहीं करता है, ऑन द कंटेंशन, ऑन द फैक्ट दैट आई डोंट पे देम एनीथिंग। ये तो घर के ही बच्चे हैं, ये कहां इनको क्या देना है, तो घर के बच्चे हैं, और फिर वो अपना प्रॉफिट निकालता है। डू यू थिंक इट इज द करेक्ट कैलकुलेशंस? Why? Because just you have not made payment doesn't mean there are no expenditure. My dear friend, this is very important. सिर्फ आपने पेमेंट नहीं किया है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका खर्चा नहीं हुआ है. Even though there is no explicit cost, but there is always an implicit cost. If you would have actually taken 4 boys on salary basis, you would have employed them on salary basis, you would have paid them salary, and if you would have paid salary, it would have been debit to your P&L account. आपका खर्चा बढ़ता था, आपकी कॉस्ट बढ़ती थी और आपकी प्रॉफिट कम होता था. समझ में आ रहा है? बट कभी कभी डिसीजन मेकिंग में हमें किसी कॉस्ट को कंसिडर करना होता है, किसी कॉस्ट को नहीं करना होता है. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब actual out of the pocket cost which results into cash outflow. Implicit cost is an opportunity cost. I have borrowed loan from a bank and I am paying them interest. It is which cost? Explicit cost. I am the owner of the business. I have invested my own money and I am not taking interest on it, but I have invested my money. Does that mean my money is free of cost? No, there is a cost. Implicit cost. There is an opportunity cost. Please understand. If I would have not invested this money in my business, I would have deposited into bank. I would have invested in mutual funds. I would have earned interest on it. That interest forgone, that opportunity to earn that interest forgone, isn't it a cost? Yes, it is which cost? Implicit cost. Terms समझ में आया आपको? Clear? पक्का? So अलग अलग क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं कॉस्ट के. अगेन आपका आज का होमवर्क मैं आपको बताता हूँ. देखिए आईसीआई मॉड्यूल का पेज नंबर 1-2 समझ लो हम कर चुके हैं. 1.4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया. ये डिफरेंस बिटवीन को स्टार मार्क करके रखिएगा. मेरी बुक में भी दिया है मैंने, है ना. डिफरेंस बिटवीन को स्टार मार्क करके रखना है. इसकी सिर्फ एक रीडिंग दे दीजिएगा. पेज नंबर 1.7 सिर्फ एक रीडिंग 1.89. ये सारे पेजेस से सिर्फ एक सिंगल रीडिंग आप लोगों को देना है. कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे. सो टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एज आई एम सेइंग, आई एम नॉट कंप्लीटेड फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट. आई हैव जस्ट सोन द सीड्स. आपके दिमाग में कॉस्टिंग की जगह बना रहा हूं मैं. ये टर्म समझा रहा हूं ताकि आप तैयार हो जाए और बाद में जब मैं आपसे कहूं फैक्ट्री ओवरहेड्स तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़े. हाईलाइट, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स होता क्या है. आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा. ओवरहेड्स का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस. फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब क्या है? दोज इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन फ्लो. आपको लास्ट तक पढ़ना है, पूरे लास्ट पेज तक पढ़ना है. मॉड्यूल को आज और कल में 2 दिन में खत्म करना है. चैप्टर नंबर 1 को टुडे एंड tomorrow. You can read some pages today, some pages tomorrow. Again tomorrow's class will start with MCQ. Thank you so much guys once again. Have a good day. Shabak hai.